उमेश जी। जी। आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर, कुशल संचालन कर रही शायना शबनम जी एवं आज के आभासी संगोष्ठी के दौरान आभासी मंच से जुड़े तमाम विद्वान अध्येता, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। चूंकि समय कम है, बोलना बहुत कुछ है, तो मैं डायरेक्ट अपने विषय पर आता हूं। हमारा विषय है कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग। जब आज मैं अपने 10 मिनट के वक्तव्य के दौरान जब मैं कंप्यूटर या पीसी की जिक्र करूंगा, तो उसका मतलब केवल वो डब्बा वाले कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप से नहीं रहेगा, अपितु आज तक जो हमारे हाथ में 6 इंच का स्मार्टफोन है, हम उससे भी लेंगे। जो तकनीकी यंत्र हमारे हाथ में हैं, जिससे हम भाषा का प्रचार प्रसार या भाषा की पढ़ाई या भाषा के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उन सभी पहलुओं को उसमें लेना है। तो आइए हम सबसे पहले भारतीय भाषाओं की एक सामान्य जानकारी, एक बेसिक जो जानकारी है उसको पहले देखते हैं। जब हम भारतीय भाषाओं और लिपियों की विकास यात्रा को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि भाषा और लिपि में तत्कालीन युग और उस युग की मेधा तथा कला कौशल का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यह बहुत सी नॉर्मल बात है। भारत की अधिकांश भाषाएं एक ही स्रोत से निकली हैं और उनका उद्भव ब्राह्मी वर्णमाला से हुआ है। अधिकांश विद्वान मानते हैं, बहुत सारे विद्वान ये भी मानते हैं कि जो दक्षिण की द्रविड़ भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये इनका उद्भव भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसको हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। जहां तक लिपियों का संबंध है, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती और गुरमुखी एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि अक्सर इन्हें एक ही लिपि की भिन्न भिन्न प्रणालियां कहा जाता है। ये सब नॉर्मल सी बात है, जो हम लोग अक्सर जानते हैं, पढ़ते भी हैं। दक्षिण भारत की लिपियां जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भी परस्पर समान और एक जैसे सिद्धांतों पर आधारित है, परंतु ये देवनागरी से भिन्न है। यद्यपि इन भाषाओं के अक्षर भिन्न भिन्न है, परंतु इनकी वर्णमाला और लिपि समान उच्चारण पद्धति पर आधारित है। जो दक्षिण की चारों भाषाएं हैं, उसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी मिलती है। उर्दू इसका अपवाद है और इसमें अरबी फारसी लिपि अपनाई जाती है। उर्दू की अगर लिपि की हम बात करें तो नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है। जैसे हम हिंदी बाएं से दाहिने लिखते हैं, लेकिन उर्दू जो लिपि लिखी जाती है वो दाहिने से बाएं लिखी जाती है। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत लिखने के लिए देवनागरी लिपि को अपनाया गया है, जबकि गुजराती लिपि देवनागरी जैसा ही है, केवल सिरोरेखा का मतलब ऊपर जो हम इसका माथा भरते हैं, जो ऊपर भरते हैं, उसमें कहीं उसमें नहीं आता है। जैसे हम देवनागरी लिपि में अगर हम भारत लिखते हैं, तो भारत में आप देखें ये पूरा ऊपर का इनका वो भरा हुआ है, जिसको हम सिरोलेखा बोलते हैं। लेकिन गुजराती में अगर हम भारत लिखते हैं, तो इसमें ये सिरोलेखा का उपयोग नहीं किया जाता है। बांग्ला, उड़िया और गुरमुखी के अक्षर देवनागरी से अधिक भिन्न भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अगर 11 भारतीय भाषाएं जो है वो करीब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं या उन्होंने देवनागरी लिपि को अपनाया है। इस प्रकार देवनागरी लिपि का हमारी सभ्यता और इतिहास से बहुत पुराना संबंध है। ब्राह्मी लिपि से तो इन सभी भाषाओं का संबंध है ही। कई विद्वानों की धारणा है कि दक्षिण भारत की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, किंतु लेखन सामग्री की भिन्नता के कारण लिपियों के आधुनिक स्वरूप में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। इसलिए विद्वानों के अलग अलग मत हमें दिखाई पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय भाषाओं की तकनीकी यात्रा क्या है। आधुनिक तकनीकों के विकास में कंप्यूटर का आविष्कार एक युगांतकारी घटना रहा है। आप सभी को पता है कि 19वीं सदी में चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार यूरोपीय देश में किया था, और उस समय जब इन्होंने इसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने अपनी आवश्यकताओं, अर्थात अपनी आवश्यकताओं का मतलब अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि की आवश्यकताओं के अनुरूप इसका आविष्कार किया गया था। आज हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक रूप से किया जा रहा है। हर क्षेत्र, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप इन तकनीकी पहलुओं को आप पाते हैं। आज के दौर में भाषिक अध्ययन और विश्लेषण भी इससे अछूता नहीं रहा है। आरंभ में कंप्यूटर शासित भाषा संसाधन का कार्य अंग्रेजी भाषा तक ही सीमित रहा। आज इसका उपयोग जो विश्व की भाषाएं हैं, जैसे अरबी, चीनी, जो चीनी भाषा है उसको मंदारिन भाषा कहते हैं, हिब्रू, जापानी और कोरियन जैसी जटिल लिपियों के लिए भी किया जा रहा है। वस्तुतः कंप्यूटर मात्र एक उपकरण है जिनकी दो संकेतों 0 और 1, कंप्यूटर की हम भाषा जिनको हम बोलते हैं, कि अपनी एक स्वतंत्र गणितीय भाषा है। इसी के माध्यम से हम अपनी भाषाओं को ग्रहण करके अपने सारे काम करते हैं, चाहे हम शिक्षा से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड संबंधित काम हो, या हमारे व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हो, या तो कार्यालयीन जीवन से, सभी काम इसी से संबंधित रहते हैं। इसलिए कंप्यूटर को किसी भाषा और लिपि को अपनाने में कोई बुनियादी या तकनीकी बाधा नहीं है। जहां तक भाषागत अध्ययन और विश्लेषण का संबंध है, कंप्यूटर
तकनीक का प्रयोग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। जैसे अभिकलनात्मक भाषा की, जिसको हम कंप्यूटेशनल लैंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान की एक नई शाखा बन गई है, हम सभी जानते हैं। कंप्यूटरीकृत सांख्यिकीय अध्ययन, जिसको हम कंप्यूटराइज्ड स्टैटिस्टिकल स्टडी कहते हैं। समानुक्रमणिका विश्लेषण, सीक्वेंस एनालिसिस, शब्द विश्लेषण, वर्ड एनालिसिस, उपसर्ग निपात विश्लेषण, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एनालिसिस जैसे व्याकरणिक अध्ययन, पांडुलिपि की प्रामाणिकता का निर्धारण, लेखक की लेखन शैली का विश्लेषण और विभिन्न भाषाओं के शब्दों के आपसी संबंध और व्याकरणिक संरचनाओं का पता लगाने जैसे साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कंप्यूटर तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। और वर्तमान समय पर हम देख रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से कृत्रिम मेधा का उपयोग करते हुए इसमें व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, हम सभी जानते हैं। भारतीय भाषाएं विश्व की अनेक भाषाओं की तुलना में वाक्य विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और रैखिक दृष्टि से अधिक सुनियोजित है। अमेरिकी वैज्ञानिक श्री रिक ब्रिक्स की मान्यता है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर प्रोग्राम की दृष्टि से सबसे आदर्श भाषा है। और यह अमेरिकी वैज्ञानिक जब यह अपनी शोध पत्र को वर्ष 1985 में अमेरिका में प्रस्तुत कर रहे थे, तब उन्होंने अपना यह वक्तव्य दिया था, जो काफी फेमस हुआ था। और तभी से लांछन लगाया जाता है कि देखिए भारतीय कितने बेवकूफ हैं। ऐसे जो हमारे मतलब यूरोपियन देश के विद्वान है, वो बोलते हैं कि उनके पास एक समृद्ध संस्कृत जैसी भाषा होते हुए भी वो अंग्रेजी भाषा के पीछे पड़े हैं। इसलिए देवनागरी लिपि में कंप्यूटर पर काम करना कठिन नहीं है, किंतु आवश्यक सॉफ्टवेयरों के अभाव में वर्ष 1965 से पूर्व इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगर हम वर्ष 2000 के पहले की बात करें तो बहुत सारी जटिलताएं थी। भारतीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी में काम करने में बहुत सारी जटिलताएं थी, लेकिन आज के समय में ये जटिलताएं बहुत आसान हो गई हैं। सर्वप्रथम अमेरिका में जीरोक्स कॉर्पोरेशन के सहयोग से श्री जोसेफ डी बेकर ने इस दिशा में आरंभिक प्रयास किए। उन्होंने चीनी, जापानी, हिंदी, पंजाबी और उर्दू आदि अनेक भाषाओं में सर्वप्रथम शब्द संधारण का आरंभ किया था। स्टार नाम से प्रचलित इस प्रणाली के अंतर्गत मूल पाठ का कुंजीयन रोमन लिपि में करके अपेक्षित लिपि में उसका लिप्यंतरण और मुद्रण उस समय किया जाता था। यह प्रणाली इतनी सुनियोजित और दोषहीन थी कि आज भी अमेरिका में उक्त भाषाओं में शब्द संधारण का कार्य इसी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। अब हम आते हैं कि भारत सरकार या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए जो प्रयास किए गए हैं, हम उनको एक एक करके देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का इसमें विशेष रूप से योगदान है, जिनके द्वारा वर्ष 1971-72 में एक बहुत ही सरल कुंजी पटल और उसकी प्रणाली तैयार की गई, जिसे सभी भारतीय भाषाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसका पहला प्रोटोटाइप टर्मिनल 1978 में बनकर तैयार हुआ था। भारत में पहले द्विभाषी कंप्यूटर, जिसका नाम सिद्धार्थ था, का निर्माण तकनीकी संस्थान पिलानी और डीसीएम ने मिलकर किया था। यह मशीनी शब्द संसाधन के साथ साथ आंकड़ों का विश्लेषण भी किया करती थी। इसी क्रम में भारत सरकार के उपक्रम सीएमसी लिमिटेड ने वर्ष 1985 में लिपि नामक बहुभाषी शब्द संसाधक का विकास किया, जिसके द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्द संसाधन का कार्य किया जा सकता था। भारतीय भाषाओं में परस्पर लिप्यंतरण की सुविधा इसी की खास विशेषता रही। अब हम आते हैं वर्तमान परिदृश्य। वर्तमान परिदृश्य से मेरा तात्पर्य है कि वर्ष 2000 के आसपास और उसके बाद का समय। आज पर्सनल कंप्यूटर हमने शुरुआत में ही किया था। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब हमारे पास जो पीसी रहते हैं, जो डेस्कटॉप रहते हैं, जो स्मार्ट टीवी हैं, स्मार्ट डेस्कटॉप आजकल आ रहे हैं, कंप्यूटर, आईफोन, आईपैड, मोबाइल फोन सबसे है। आज पर्सनल कंप्यूटर के आ जाने के बाद स्थिति में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आज अधिकांश कंपनियों द्वारा द्विभाषी, त्रिभाषी, बहुभाषी शब्द संसाधन जैसे पैकेट बाजार में आसानी से उपलब्ध किए जा रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से सॉफ्टेक कंपनी का अक्षर, यह सब थोड़े पहले की बात है, अभी तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शब्दमाला, हिंदी ट्रोन का आलेख, सोनाटा का मल्टीवर्ड, कार्ल्स का सुलेख, एसआरजी का शब्दरत्न इत्यादि, इसकी सहायता से किसी भी पर्सनल कंप्यूटर या पीसी पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सब संसाधन का काम आसानी से किया जा सकता है। सब संसाधन वस्तुतः टंकणकार का आधुनिक स्वरूप है। एक समय था जब सामान्य यांत्रिक टाइपराइटर की मदद से किसी पाठ की कागज पर टाइप किया जाता था, किंतु उसमें किसी प्रकार के संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन के लिए उसे फिर से टंकन करना आवश्यक होता था। हम सभी जानते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होते थे तो अगर उसमें कोई गलतियां होती थी तो उसको पुनः टाइप करना पड़ता था। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर छोटे संशोधन के लिए 2-4 पंक्तियों को वीडियो स्क्रीन पर किए जा सकते थे। नए मॉडल के कुछ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों में थोड़ा सा उसमें डेवलप किया गया और छोटा स्मृति कोश की सुविधा दी गई, जिसमें 15 से 20 प्रश्नों तक के प्रलेख जो है संग्रहित किए जा सकते थे, स्टोर किए जा सकते थे। आज कंप्यूटर आधारित शब्द संसाधक की सहायता से संशोधन, परिवर्तन,
के अलावा हज़ारों पृष्ठों की सामग्री स्मृति कोश में संग्रहित की जा सकती है। हम आज इसको हम देख सकते हैं आसानी से। आवश्यकता पड़ने पर उसे स्क्रीन पर लाकर संशोधित, परिवर्तित और परिवर्तित किया जा सकता है, जो हम आजकल करते हैं। पूरे के पूरे अनुच्छेद एक फ़ाइल से दूसरे फ़ाइल में अंतरित किए जा सकते हैं। आज हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द संसाधन की सुविधा उपलब्ध हो जाने से अनेक महत्वपूर्ण प्रलेख और पांडुलिपियां आदि सुरक्षित ढंग से संग्रहित की जा सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषागत अध्ययन और विश्लेषण के लिए उपयुक्त सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भाषा संबंधित अध्ययन, विश्लेषण और प्रकाशन के लिए डाटा संसाधन और टेक्स्ट प्रकाशन की सुविधा होना बहुत जरूरी है। मैं एक चार्ट आप लोगों के पास दिखा रहा हूं, चूंकि समय बहुत कम है, मेरा समय हो चुका है। ये देखिए, जो भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं ग्राफ बनाया हूँ। कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, उनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। शब्द संसाधन है, जिसके माध्यम से शब्द संसाधन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें अपने सिस्टम में वो स्टोर कर पाते हैं। स्वचालित अनुवाद, वाक्य विश्लेषण, वर्तनी जात इत्यादि चीजों के हमें शब्द संसाधन के अंतर्गत हमें सुविधाएं मिलती हैं। लिप्यंतरण की बात करें तो लिप्यंतरण के अंतर्गत संवाद, अनुवाद और डिजिटल सामग्री सृजन। और आज वर्तमान समय की हम बात करें तो आज के समय में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको अनुवाद के साथ साथ लिप्यंतरित किया जा रहा है भारतीय भाषाओं में। तो ये लिप्यंतरण का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। कोश निर्माण की बात करें तो भाषा संसाधन प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है। वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा परिभाषित शब्दावली, तकनीकी शब्दावली और राजभाषा विभाग वाला द्वारा शब्द सिंधु, जिसमें 5 लाख से अधिक शब्द को संसाधित किए गए, जो शब्द भारतीय भाषाओं के हैं, इस माध्यम से कोश निर्माण किए जा रहे हैं। मशीनी अनुवाद या कंप्यूटर साधित अनुवाद, इस पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो हम इसको बात नहीं करेंगे। कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण, हम जान पा रहे हैं कि आज के वर्तमान तकनीकी जो विकास है, उसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से भाषा शिक्षण, भारत में बैठकर विदेशों में भी हम भाषा शिक्षण की योजनाओं को चला रहे हैं। और जो मतलब दूसरे देश के विद्यार्थी या हिंदी उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, जो हिंदी सीखना चाहते हैं या अन्य भारतीय भाषा सीखना चाहते हैं, हम उनको आसानी से भाषा शिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं। इसका सर्वप्रथम उदाहरण हम देखते हैं। क्लास नाम से राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था, बहुत मतलब पूर्व में, लेकिन आज हमें बहुत सारे इसके आयाम मिलते हैं। इसी प्रकार से डेस्क प्रकाशन है, सरल सॉफ्टवेयर और यूनिकोड समर्थन के माध्यम से स्थानीय भाषा में सामग्री निर्माण करती है। और प्राकृतिक भाषा संसाधन, जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं, जिसके माध्यम से भाषा अनुवाद, वाक्य विश्लेषण और वारी से पाठ, बहुत सारे ये बहुत एक विस्तृत विषय है, जिसके माध्यम से बहुत सारी चीजें हम हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं में हम कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लास्ट के आधे मिनट ले रहे हैं। कंप्यूटर भाषाई तकनीकों के मदद से हम सुलभ संवाद और संचार, अनुवाद के माध्यम से बहुभाषिक संवाद, स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री उपलब्ध होने से शिक्षा और ज्ञान का प्रसार में तेजी, भारतीय भाषाओं में वाणी पहचान और टेक्स्ट सृजन से ई-कॉमर्स और व्यवसायों में इसका उपयोग, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध मोबाइल एप्लीकेशन से किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करने में सहायक, चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट भारतीय भाषाओं में सेवाएं देकर सरकारी और निजी सेवाओं की पहुंच में सुलभता प्रदान कर रहा है। प्रौद्योगिकी के अनुवाद से भाषाई विरासत को डिजिटली संरक्षण करने और विलुप्त प्राय भाषाओं को बचाने में उपयोग आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है। और हम मानते हैं कि जो हमारी ये एआई का जो दौर चल रहा है, इसके माध्यम से हम जो हमारी भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, उनको कहीं ना कहीं इसके माध्यम से कंप्यूटरी करके हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका भी धन्यवाद सर। जिस तरह से कंप्यूटर का शुरुआत हुआ था एक बड़े से रूम में, उसका साइज भी उतना ही बड़ा था और वो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा एकदम छोटा होके हमारे हाथों में आ गया, वैसे ही आपने हिंदी का जो विस्तार था, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो भाषिक उपयोगिता हमारे तक आपने इसी तरह से सौंप दी, बहुत आसानी से हमारे लिए इतना सिंपल बना दिया ताकि हमें ये हमेशा याद रहे।